इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिस्मेन कास्ट एंड रिफॉर्म। तो देखिए, इससे पहले हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं, ये थर्ड और लास्ट पार्ट है। अब इस वाले वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली स्टार्टिंग में हमें ये बताया गया था कि किस तरीके से आज से 200 ईयर्स पहले वुमेन को एजुकेशन के राइट नहीं थे, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, और सती प्रथा कितनी ज़्यादा प्रिवेलेंट थी, जिसमें अगर पति की डेथ हो जाती थी तो उस वुमेन को, जिसका वो पति था मतलब, तो उसको भी जला देते थे। और फिर विडो रीमैरिज नहीं होती थी, मतलब अगर कोई औरत विधवा हो जाती थी तो उसका दोबारा शादी नहीं हो सकती थी। और फिर हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से चाइल्ड मैरिज होती थी, छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी। और राजा राम मोहन रॉय ने, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, बहुत सारे लोगों ने किस तरीके से इन रिफॉर्म्स के लिए काम किए। तो आगे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये इनके पास अब हम देखते हैं गुलामगिरी। गुलामगिरी किसने लिखी थी, क्या था इसमें, ये सारे का सारा हम इसमें कवर करते हैं यहाँ से। तो वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंग द लो कास्ट लीडर्स वाज ज्योतिराव फूले। तो मोस्ट वोकल मतलब जो सबसे ज्यादा बात करते थे लो कास्ट के बारे में, नीची जाति के बारे में। मतलब देखिए, नीची जाति ऊंची जाति क्या होता है, ये हम लोगों के बनाए हुए टर्म्स हैं। तो ज्योतिराव फूले काफी ज्यादा लो कास्ट के बारे में बात किया करते थे। उनका जो बर्थ हुआ था, जन्म हुआ था 1827 में ही हुआ था। ही स्टडीड इन स्कूल सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज। तो उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज, इससे पहले मैंने वीडियो में बताया था आपको कि क्रिश्चियन मिशनरीज कौन होते हैं, जो अपने धर्म को फैलाने का काम करते हैं। मतलब क्रिश्चियन लोग जो आप दूसरों को कन्वर्ट करने का चाहते हैं, कि मतलब वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो ज्योतिराव फूले ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल में पढ़े थे। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने अपना एक आइडिया डेवलप किया कि किस तरीके से इनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, कास्ट लोअर कास्ट में सोसाइटी के द्वारा कितना ज्यादा अन्याय किया जाता है। ही सेट आउट टू अटैक द ब्राह्मण्स क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर। तो ज्योतिराव फूले इस बात पर अटैक करते थे कि ब्राह्मण बोलते थे कि वो बाकी सब लोगों से सुपीरियर है, ऊपर है, क्योंकि वो ब्राह्मण खुद को आर्यंस कहते थे। फूले आर्ग्यू करते हैं कि आर्यंस जो थे वो फॉरेनर्स थे, वो तो विदेशी थे जो बाहर से आए थे और सब कॉन्टिनेंट में हमारे देश में आकर के बस गए थे। और हमारे देश के मतलब जो भारत के देश के सच्चे ट्रू चिल्ड्रन थे ना, उनको हरा करके आर्यंस यहाँ पर बस गए थे, तो वो ऊंचे कैसे हो सकते हैं। दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर the coming of Aryans, as the Aryans established their dominance, they begin looking at the defeated people as inferior as low caste people. तो ज्योतिराव फूले कहते हैं कि जो आर्यंस बाहर से आए, बाहर से आने के बाद उन्होंने यहाँ पे जो इंडिया के एक्चुअल इनहेबिटेंट्स थे, जो इंडिया में पहले से रह रहे थे, उन लोगों को आर्यंस ने हरा दिया। और जिनको उन्होंने हराया, यहाँ के लोगों को, उनको नीची जाति वो बोलने लगे। फूले के अकॉर्डिंग अपर कास्ट के पास कोई भी राइट नहीं है लैंड का या फिर पावर का। इन रियलिटी जो लैंड है, जमीन है, वो बिलोंग करती है इंडिजिनस पीपल को। इंडिजिनस का मतलब होता है आप इंडिजिनस हैं उस लैंड के जहां पर आप सदियों से रह रहे हैं। मतलब आप कैसे रह सकते हैं, अपनी फैमिली रह रही है, आपके दादा परदादा, उससे भी पहले के लोग, आपकी फैमिली जनरेशन से अगर किसी जगह पर रह रही है तो आप उसके इंडिजिनस हो गए। तो इंडिजिनस पीपल जो आज के लो कास्ट है, ऐसा ज्योतिराव फूले का मानना था कि जो लो कास्ट है वो इंडिया की एक्चुअली इनहेबिटेंट्स है, और ये आर्यंस तो बाहर के आए हुए लोग हैं। फूले क्लेम करते थे कि आर्यंस के आने से पहले एक गोल्डन एज थी, when warrior peasants tilled the land and ruled the मराठा countryside in just and fair ways। तो वो कहते हैं कि आर्यंस के आने से पहले जो मराठा वाला रीजन है, कंट्री साइड मतलब गांव वाला इलाका जो है, वो अच्छे से रहता था, अच्छे से रूल करता था। चाहे वो लड़ाकू हो, मतलब जो देश के लिए लड़ते हैं, या फिर किसान, वो सब अच्छे से रहते थे, लैंड पे अपना काम करते थे। उन्होंने, ज्योतिराव फूले ने प्रपोज किया दैट शूद्रास, जो कि लेबरिंग कास्ट है, एंड अति शूद्रास, जिनको अनटचेबल कहा जाता है, शुड यूनाइट टू चैलेंज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो शूद्र मतलब जो काम लेबरिंग कास्ट है, और अति शूद्र जिनको अनटचेबल कहा जाता है, कि भाई इनको तो छू ही नहीं सकते, इनको क्या होना चाहिए, यूनाइट होना चाहिए इन ऊंची कास्ट के खिलाफ, मतलब डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के खिलाफ अनटचेबल्स को, शूद्र्स को यूनाइट होना चाहिए। द सत्य शोधक समाज एंड एसोसिएशन फुली फाउंडेड प्रोपोगेटेड कास्ट इक्वालिटी। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, और ये किस लिए इसको फाउंड किया गया था, ताकि कास्ट इक्वालिटी को प्रोपोगेट किया जा सके। मतलब कि सारी की सारी जो कास्ट है वो इक्वल है, इस बात को फैलाती थी सत्य शोधक समाज, मतलब ये संस्था। अब 1873 में फूले ने एक किताब लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, मीनिंग स्लेवरी, गुलाम। Some 10 years before this, the American Civil War had been fought, leading to the end of slavery in America। तो इन्होंने किताब लिखी थी 1873 में,
किताब का नाम था गुलामगिरी। और 1873 से लगभग 10 साल पहले अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था और वहाँ पर जो गुलामी थी, स्लेवरी थी, उसको एबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। फूले ने डेडिकेट की ये किताब उन सभी अमेरिकन को जिन्होंने स्लेवरी को फ्री करने के लिए लड़ाई लड़ी थी, दस एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ लोअर कास्ट इन इंडिया एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। तो अमेरिका में भी जब वर्ल्ड हिस्ट्री में आएंगे तो हम देखेंगे कि जो अमेरिका में जो ब्लैक लोग हैं, काले रंग के लोग हैं, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था और वो ज़्यादा स्लेव्स हुआ करते थे। तो अमेरिकन सिविल वॉर के बाद स्लेवरी को किस तरीके से एबॉलिश करने की कोशिश की गई, एबॉलिश किया गया, और किस तरीके से हमारे देश में भी जो लो कास्ट है, इंडिया में जो लो कास्ट और अमेरिका में जो ब्लैक्स है, उनको कैसे इन्होंने कंपेयर किया ज्योतिराव फूले ने, उसके बारे में इसमें पूरा गुलामगिरी में लिखा गया है। एज दिस एग्जाम्पल शोज, फूले एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट ऑल फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी। तो फूले ने जो कास्ट सिस्टम है इसको और आगे बढ़ाते हुए इन्होंने जितनी भी तरीके की इनइक्वालिटी होती है ना समाज में, उसके बारे में इन्होंने बात की। He was concerned about the plight of upper caste women, the miseries of the laborer and the humiliation of the low caste। तो भाई जो अपर कास्ट की women होती हैं और जो लेबरर्स होते हैं, जो काम करते हैं लोग, उनकी कितनी उनको कितनी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं और लो कास्ट की कितनी बेइज्जती होती है, उनको कितना ह्यूमिलिएशन झेलनी पड़ती है, उस सब के बारे में इन्होंने बातें की, उनके भले के लिए काम किया। दिस मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म वॉज कंटिन्यूड इन द 20th century by other great Dalit leader Dr. B.R. Ambedkar in the Western India and E.V. Ramaswamy Naikar in South। तो यही मूवमेंट लो कास्ट को आगे बढ़ाने का 20th सेंचुरी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आगे बढ़ाया इसको, और ईवी रामास्वामी नाइकर ने साउथ इंडिया में लो कास्ट के लिए काफ़ी काम किया। अब हु कुड एंटर टेम्पल्स, तो टेम्पल्स में, मंदिरों में कौन एंट्री कर सकता है? तो ये फिगर जो है, ये वाली जो हमें टेम्पल दिखा रखा है, ये है द गेटवे to the Madurai temple drawn by Thomas Daniel। तो untouchables were not allowed anywhere near such gateways until the temple entry movement began। तो टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाया गया, मतलब पहले मंदिरों में शूद्रों को नहीं जाने दिया जाता था, नीची कास्ट को नहीं जाने दिया जाता था। तो ऐसे मूवमेंट्स चले कि टेम्पल जो है वहाँ पर सब जा सके। तो अंबेडकर जो है वो एक माहर फैमिली में उनका जन्म हुआ था। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रिजुडिस मेंट इन एवरीडे लाइफ। तो मतलब कास्ट का प्रिजुडिस, कास्ट की जो भेदभाव होती है, उन्होंने बचपन से ही अपनी लाइफ में सब कुछ देखा था। स्कूल में उनको नीचे बैठने के लिए फोर्स किया जाता था और उनको उस टैप से पानी नहीं पीने दिया जाता था जहाँ से अपर कास्ट के बच्चे पीते थे। और जब उन्होंने अपना स्कूल फिनिश किया तो उनको फेलोशिप, एक तरह से स्कॉलरशिप टाइप की मिल गई यूएस में हायर स्टडीज़ के लिए। जब वो वापस आए इंडिया को 1919 में, तो उन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा अपर कास्ट की पावर इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की, अपर कास्ट किस तरीके से बुरा कर रही है लोगों के साथ आज के समय। बहुत लिखा इन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर ने लोअर कास्ट के लिए और अपर कास्ट के खिलाफ। 1927 में अंबेडकर ने स्टार्ट किया टेम्पल एंट्री मूवमेंट, इन विच हिज जो महार कास्ट के फॉलोअर्स थे ना, उन्होंने क्या किया, मंदिरों में जहाँ पर ब्राह्मण जाते थे, पहले ब्राह्मणों ने जाने से रोकते थे, मगर अब उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। अब सारी कास्ट के लोग टेम्पल में जाने लगे। ब्राह्मण प्रीस्ट वर आउटरेज्ड व्हेन द दलित यूज्ड वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण प्रीस्ट को बड़ा गुस्सा आया जब दलित्स ने वाटर, जो टेम्पल में वाटर टैंक था, उसको दलितों ने वहाँ से पानी लिया, तो वहाँ के प्रीस्ट को बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हुए थे। फिर धीरे धीरे टेम्पल एंट्री मूवमेंट सक्सेसफुल भी रहा। अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स फ्रॉम टेम्पल एंट्री बिटवीन 1927 से 1935 तक। मतलब उन्होंने 1927 से 35 तक लगभग 3 टेम्पल एंट्री मूवमेंट चलाए थे और उनका एम ये था कि जो कास्ट है ना, कास्ट प्रिजुडाइज हमारी सोसाइटी में है, ये सब खत्म हो जाए। अब आता है द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? मेनली साउथ वाले रीजन में। तो अर्ली 20th सेंचुरी जो थी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। इनिशिएटिव जो है वो उन नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोगों के द्वारा आया था दैट हैड एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन। तो नॉन ब्राह्मण पहले ब्राह्मण से पढ़ सकते थे या फिर क्षत्रिय पढ़ सकते थे, है ना। फिर धीरे धीरे पढ़ाई जब सब लोग करने लगे तो एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉन ब्राह्मण्स के द्वारा। जो लोग ब्राह्मण नहीं थे, जिनके पास एजुकेशन थी, पैसा था और इन्फ्लुएंस था, तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि ब्राह्मण्स जो ये एयर्स हैं आर्यंस के, आर्यंस इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कॉन्कर्ड साउथ लैंड्स फ्रॉम द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द रीजन, द इंडिजिनस द्रविडियन रेस। तो इन्होंने कहा कि जो इंडिजिनस द्रविडियन रेस है, जो साउथ वाला पार्ट है, उसको द्रविड़ भी बोलते हैं कई बार, है ना।
जो इंडिजिनस लोग थे वहाँ के, साउथ के जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, आर्यंस बाहर से आए, इन्होंने उस लैंड पर कब्जा कर लिया और अब वहाँ पर आराम से रह रहे हैं। तो ये चीज़ गलत है और हम पे सब्जुगेट भी कर रहे हैं, हमें हम पे अपनी भी चला रहे हैं, हमें ह्यूमिलिएट भी कर रहे हैं। इस तरीके की बातें बाकी लोगों ने कही जो कि साउथ इंडिया के थे लो कास्ट वाले लोग। दे ऑल्सो चैलेंज ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, और उन्होंने कि ब्राह्मण किस तरीके से पावर को क्लेम कर रहे हैं इसको भी इन्होंने चैलेंज किया। और मेनली किसने किया? ईवी रामास्वामी नाइकर, जिनको पेरियर भी कहा जाता है, एज ही वाज कॉल्ड, केम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली। इंटरेस्टिंगली ही हैड बीन एज एन एस्केटिक इन हिज अर्ली लाइफ एंड हैड स्टडीड संस्कृत स्क्रिप्चर्स केयरफुली। तो ईवी रामास्वामी नाइकर जो थे वो एस्केटिक थे। एस्केटिक आप साधु बोल सकते हैं, तो साधु थे अपनी अर्ली लाइफ में और इन्होंने संस्कृत के जो स्क्रिप्चर्स हैं, जो किताबें हैं, वो काफ़ी अच्छे से पढ़ी थी। लेटर वो कांग्रेस के मेंबर बन गए, ओनली टू लीव इट इन disgust when he found that a feast organized by nationalist seating arrangements followed caste distinctions। तो ये कांग्रेस के मेंबर बन गए थे ईवी रामास्वामी नाइकर, बट इन्होंने देखा कि कांग्रेस की एक पार्टी में जो सीटिंग सिस्टम था ना, एक जैसे खाने का था, वहां पर कास्ट के हिसाब से लोग बैठे हुए थे, तो इनको काफी खराब लगा। तो लोअर कास्ट जो है उनको काफी दूर सा बैठाया गया अपर कास्ट से। अब ये कन्विंस हो गए कि अनटचेबल्स को लड़ाई करनी पड़ेगी अपनी इज्जत के लिए, अपनी डिग्निटी के लिए। तो इन्होंने, पेरियर ने एक सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया कि भाई अपनी इज्जत के लिए काम करो। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट इन्होंने स्टार्ट किया। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins। तो इन्होंने कहा कि भाई जो ट्रू कल्चर है उसको ब्राह्मण्स ने दबा दिया है और हमें उठ करके उनसे ये चीज़ वापस लेनी होगी। He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God given। तो ये कहते हैं रिलीजियस अथॉरिटी को ऐसा लगता है, जितने भी ये पंडित हैं और जो ये रिलीजन को बहुत ज़्यादा जानने की बात करते हैं, ये कहते हैं कि जो ये इनइक्वालिटी है, असमानता है, वो भगवान ने दी है। अनटचेबल्स को इन सब चीज़ों से फ्री होना पड़ेगा और देयरफॉर फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी। तो ये कहते हैं कि अनटचेबल्स को सारे धर्मों से भी अलग होना पड़ेगा अगर उन्हें सच में इक्वालिटी को हासिल करना है। पेरियर वॉज एन आउटस्पोकन क्रिटिक ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर्स, मतलब हिंदू स्क्रिप्चर्स की काफ़ी ज़्यादा बुराई करते थे, स्पेशली द कोड्स ऑफ मनुस्मृति जो है उसकी काफ़ी बुराई करते थे। एंशियंट लॉ गिवर वो एंड द भागवत गीता एंड द रामायण, भागवत गीता रामायण सबकी बुराई करते थे। वो कहते थे कि ये जो टेक्स्ट है ना, उनको यूज़ किया है ब्राह्मण्स ने लोअर कास्ट पे अपनी डोमिनेशन को अपनाने के लिए, और मतलब मैन की डोमिनेशन को वुमेन पे प्रूव करने के लिए इन सब स्क्रिप्चर्स की बातें कही जाती है। दीज assertions डिड नॉट गो अनचैलेंज। अब ये जो बातें ईवी रामास्वामी नाइकर ने कही, ये अनचैलेंज तो गई नहीं। द फोर्सफुल स्पीचेस, राइटिंग्स एंड मूवमेंट ऑफ लोअर कास्ट लीडर्स डिड लेड टू रीथिंकिंग ऑफ सम सेल्फ क्रिटिसिज्म अमंग अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर्स। अब इस तरीके से ये जो बातें कहते थे, काफ़ी स्पीचेस देते थे, लिखते थे, तो लोअर कास्ट लीडर्स, इससे क्या हुआ, मतलब थोड़ा सा रीथिंकिंग हुई कि भाई ये सब क्या चल रहा है। अपर कास्ट के जो लीडर्स थे उन्होंने भी सोचा कि ये समाज में चल रहा है क्या ये सच में सही है। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल गलत है, ये सब क्या बोल रहे हो हमारी सोसाइटी के बारे में। उन्होंने सनातन धर्म सभा एंड द भारत धर्म महामंडल इन द नॉर्थ एंड द एसोसिएशन लाइक ब्राह्मण सभा इन बंगाल, तो काफ़ी सारी एसोसिएशंस बनी। ये जो रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे इनके खिलाफ, सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल इन नॉर्थ एंड द ब्राह्मण सभा इन बंगाल, इसमें काफी सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स के खिलाफ कि भाई क्या बोल रहे हो, दलित्स को कैसे वो लोग साथ में आ सकते हैं, इस तरीके की चीजों को नकारने के लिए कि ब्राह्मण्स की डोमिनेशन रहनी चाहिए, ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एसोसिएशन वाज टू अपहोल्ड द कास्ट डिस्टिंक्शंस एट द कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म एंड शो हाउ दिस वाज सैंक्टिफाइड बाय स्क्रिप्चर्स। तो इन्होंने कहा कि भाई कास्ट सिस्टम तो रहना पड़ेगा, अगर हिंदुइज्म को चलना है तो कास्ट सिस्टम को चलना पड़ेगा। और ये जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हमारे जो धर्म के ग्रंथ हैं, कास्ट सिस्टम को मानते हैं तो तुम भी मानो। इस तरीके की बातें लोगों के द्वारा की गई, ब्राह्मण्स के द्वारा। Debates and struggle over caste continued beyond the colonial period and are still going on in our own times। तो डिबेट्स, स्ट्रगल, किस तरीके से स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा गया है, क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सही है गलत है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है पहले से सोची जा रही हैं और आज भी डिबेट इन पर चल रही है। तो चैप्टर बेसिकली अब कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं ब्रह्मो समाज के बारे में। ब्रह्मो समाज की स्थापना 1830 में हुई थी, जिसने हर तरीके की आइडोलेटरी एंड सेक्रीफाइस, देखिए आइडोलेटरी का मतलब होता है मूर्ति पूजा, तो ब्रह्मो समाज ने मूर्ति पूजा की मनाही की और ये जो बलि वगैरह दी जाती है इसकी भी मनाही की गई।
जो कि उपनिषद में लिखा गया था। फॉरवर्ड अपने मेंबर्स को रोका इन्होंने क्रिटिसाइज करने के, मतलब दूसरों की रिलीजियस प्रैक्टिस को आप क्रिटिसाइज मत करो, इस तरीके की बातें ब्रह्मो समाज में कही गई। इट क्रिटिकली ड्रू अपन द आइडियल्स ऑफ रिलीजन्स स्पेशली ऑफ हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी लुकिंग एट द नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशंस। तो ये हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी के को पढ़ते थे और उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव अच्छाइयाँ बुराइयाँ दोनों सामने रखा करते थे। केशव चंद्र सेन जो थे वन ऑफ द मेन लीडर्स थे ब्रह्मो समाज के। केशव चंद्र सेन काफी इंपॉर्टेंट लीडर थे ब्रह्मो समाज के। अब डिरोजियो एंड यंग बंगाल, हेनरी विवियन डिराजियो। तो ये हेनरी लुइस विवियन डिराजियो ये एक टीचर थे हिंदू कॉलेज के कलकत्ता में 1820s के टाइम पे, और प्रमोटेड रेडिकल आइडियाज एंड एनकरेज हिज पीपल टू क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी। तो इन्होंने एनकरेज किया अपने प्यूपल को, प्यूपल का मतलब होता है स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि कोई भी अथॉरिटी जो भी आप चीज़ें आपको गलत लग रही है आप उसका विरोध करिए। इन्होंने रेफर टू एज यंग बंगाल मूवमेंट। हिज स्टूडेंट्स अटैक्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम, डिमांडेड एजुकेशन फॉर वुमेन एंड कैंपेन फॉर द फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। तो इनके स्टूडेंट पे काफ़ी अच्छा इनका असर पड़ा था और उन्होंने डिमांड की थी कि भाई वुमेन को एजुकेशन मिलनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, मतलब हर किसी के पास फ्रीडम होनी चाहिए अपनी विचार व्यक्त करने की। अब रामकृष्ण मिशन एंड विवेकानंद, तो नेम्ड आफ्टर रामकृष्ण परमहंस स्वामी, इनके जो वो थे, तो यहाँ पर आता है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है इन्होंने अपने स्वामी विवेकानंद ने स्टार्ट किया था अपने गुरु के नाम पर, और ये स्ट्रेस करता था आइडियल ऑफ साल्वेशन थ्रू सोशल सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन। तो ये मतलब साल्वेशन, आपको साल्वेशन का मतलब होता है बंधनों से टूट जाना। तो आप अपनी दुनिया के सारे बंधनों से टूट जाएंगे, या फिर आपको एक तरह से शांति मिलेगी अगर आप लोगों की हेल्प करेंगे और सेल्फलेस एक्शन करेंगे, ऐसे काम करेंगे जो आपके लिए ना हो, समाज के लिए हो, दूसरों के लिए हो। प्रार्थना समाज, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1867 में बॉम्बे में। प्रार्थना समाज जो था वो रिमूव करना चाहता था कास्ट रिस्ट्रिक्शन को और चाइल्ड मैरिज को रोकना चाहता था, और वुमेन को एजुकेशन मिले और विडो रीमैरिज हो। इट्स रिलीजियस मीटिंग्स ड्रॉ अपन हिंदू बुद्धिज्म एंड क्रिश्चियन टेक्स्ट। तो इनकी जो रिलीजियस मीटिंग होती थी वो बुद्धिस्ट रिलीजन, बुद्धिस्ट और हिंदू और क्रिश्चियन टेक्स्ट को ध्यान में रख करके आगे बढ़ा जाता था। वेद समाज, ये मद्रास चेन्नई में स्टैब्लिश हुआ था 1864 में। वेद समाज इंस्पायर्ड था ब्रह्मो समाज से। इसने वर्क किया अबॉलिश कास्ट डिस्टिंक्शन, मतलब जो कास्ट में भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए इन्होंने काम किया। विडो रीमैरिज को प्रमोट किया, वुमेन की एजुकेशन को बढ़ावा दिया, और इनके जो मेंबर्स थे वो एक ही भगवान में बिलीव करते थे। और सुपरस्टिशंस होते हैं ना कि ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा, हो ये वो, इन सबको भी इन्होंने बंद करने की बात की कि लोगों को ये सब बिलीव नहीं करना चाहिए। अलीगढ़ मूवमेंट जो था एक एंग्लो ओरिएंटल द मोहम्मदेन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज फाउंडेड बाय सैयद अहमद खान इन 1875 एट अलीगढ़। तो इन्होंने, सैयद अहमद खान ने ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, और बाद में है ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से आज जानी जाती है। इसने मॉडर्न एजुकेशन प्रोवाइड की थी, बच्चों को साइंस पढ़ाई की थी, वेस्टर्न साइंस मेनली मुस्लिम्स के लिए स्टार्ट किया गया था। द अलीगढ़ मूवमेंट एज इट वाज नोन हैड एन इनॉर्मस इम्पैक्ट इन द एरिया ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म। एजुकेशनल रिफॉर्म में काफ़ी इसका इम्पैक्ट रहा था। सिख सभा मूवमेंट, रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो थी सिख की, उन्होंने फर्स्ट सिख सभा फॉर्म की थी अमृतसर में 1873 में, और फिर उसके बाद लाहौर में 1879 में। सभा सॉट टू रिड सिखिज्म ऑफ सुपरस्टिशंस, तो मतलब जो होते हैं ना अंधविश्वासों से ये दूर हो जाए सिख, इसके लिए बनाई गई थी। कास्ट में जो भेदभाव होता है ये नहीं होना चाहिए। एंड प्रैक्टिस सीन बाय देम एज नॉन सिख, कि जो कास्ट का भेदभाव है वो सिखों के लिए तो है ही नहीं। दे प्रमोटेड एजुकेशन अमंग सिख्स ऑफन कंबाइनिंग मॉडर्न इंस्ट्रक्शंस विद सिख टीचिंग। तो मॉडर्न इंस्ट्रक्शन देते थे सिख टीचिंग के साथ। तो खालसा कॉलेज अमृतसर में बनाया गया था सिंह सभा मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा। अब एल्सवेयर है, एल्सवेयर में आता है ब्लैक स्लेव्स एंड वाइट प्लांटेशंस। तो हम लोगों ने भी थोड़ी देर पहले ही गुलामगिरी के बारे में पढ़ा था। उस किताब में ज्योतिराव फुले ने लिखा था कि अमेरिका का जो रिवॉल्यूशन हुआ था, अमेरिकन है ना सिविल वॉर के बाद ब्लैक्स को स्लेवरी से मुक्त कर दिया गया था। तो उसके बारे में ही है कि पहले ब्लैक्स को यूरोप से लेकर के आए, यूरोप के जो एक्सप्लोरर्स थे अफ्रीका से ब्लैक्स को लेकर के आते थे और अमेरिका में जाकर के प्लांटेशंस में काम करते थे। प्लांटेशंस क्या होता है, जो जैसे सपोज करिए गन्ने की खेती हो रही है, कहीं कहीं एकड़ों में गन्ने की खेती हो रही है, तो वो होते थे प्लांटेशंस। इनके जो काम करते थे स्लेव्स, ये बहुत ज़्यादा लंबे लंबे आवर्स होते थे। फिर उसके बाद भी इनको बहुत ही कम पैसे क्या दिए ही नहीं जाते थे, खाने को सिर्फ खाना दिया जाता था, 1-2 टाइम टॉर्चर किया जाता था, मारा पीटा भी इनको जाता था। काफ़ी सारे वाइट ब्लैक ने अपोज किया स्लेवरी को और काफ़ी प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए गए। और
अमेरिकन रिवॉल्यूशन ऑफ 1776, मतलब वही था ना कि इन्होंने कहा कि अपनी डिक्लेरेशन को देखो कि डू यू अंडरस्टैंड योर ओन लैंग्वेज, वो तुमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है। इन हिज मूविंग गेटिसबर्ग एड्रेस Abraham Lincoln held that those who had fought slavery had done so for the cause of democracy. जिन्होंने स्लेवरी को फाइट किया है वो डेमोक्रेसी के लिए ही तो किया है। He urged the people to strive for racial equality so that government of the people बाय द पीपल फॉर द पीपल। तो मतलब उन्होंने कहा इब्राहिम लिंकन ने कि गवर्नमेंट को, लोगों को काम करना चाहिए सबकी इक्वालिटी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होती है, मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए होती है ना गवर्नमेंट। तो यही इसमें बताया गया है कि स्लेवरी को अबॉलिश करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की गई थी और आज काफ़ी ज़्यादा सफल भी हुए हैं। ऑलमोस्ट सफल हुए। स्लेवरी कम्प्लीटली बैन हो चुकी है यूएस में और हमारे देश में काफ़ी सारे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में भी। तो ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट।